हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 22 अक्टूबर 2022। स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, इंडिया विल होस्ट द 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, एनुअल इवेंट नहीं है ये, बाइनियल इवेंट है। दैट मीन्स 2 साल के बाद ये इवेंट आता है। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ओनली वन। तो आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। सेकंड है द कार्ती बिहू फेस्टिवल, ये कौन सी स्टेट का हार्वेस्ट फेस्टिवल है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज असम। थर्ड है, इनमें से कौन सी कंट्री 22nd ग्लोबल एडिशन ऑफ द वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट होल्ड किया है? किस कंट्री ने? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज यूएई। यूएई में कहाँ पे हुआ है ये? दुबई में। फोर्थ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एमएसपी। हाईएस्ट इंक्रीज जो है लेंटिल्स के ऊपर देखने को मिला है, 500 रुपीज का हाइक मिला फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। एमएसपी जो है फिक्स किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, दैट इज सीएसीपी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, 20 क्रॉप्स नहीं, 22 क्रॉप्स इसमें मेन है। इसके अलावा कोकोनट को मिलाकर 23 क्रॉप्स हो जाती हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। करंट अफेयर्स देखते हैं आज के। काशी तमिल संगमम, सेंटर ने अनाउंस किया एक मंथ लॉन्ग काशी तमिल संगमम। इसका एम क्या है कि लिंक्स को रीडिस्कवर करना इन दो एंशियंट रीजन्स के बीच में, जो किससे रिलेटेड लिंक ढूंढने? नॉलेज, कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर। और ये स्टार्ट कब होगा? नवंबर 16 से मंथ लॉन्ग संगमम ये चलेगा। इसको ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया जा रहा है? वाराणसी में, फ्रॉम 16 नवंबर टू दिसंबर 19। इसके दौरान एकेडमिक एक्सचेंजेस किए जाएंगे, सेमिनार्स कंडक्ट किए जाएंगे, डिस्कशंस की जाएंगी। और इसमें एक्सपर्ट्स, स्कॉलर्स जो डिफरेंट फील्ड से हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। देन संगमम जो है ये कार्तिकई तमिल मंथ में इनॉग्रेट की जा रही है, या जो संगमम ये चलेगी कार्तिकई तमिल मंथ में चलेगी। और इसको लॉन्च किया गया है अंडर द फ्रेमवर्क एंड स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। आईआईटी मद्रास एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है नॉलेज पार्टनर्स होंगे इस संगमम के। संगमम जो है ये इसकी जो मेन थीम्स हैं वो कौन कौन से एरियाज कवर करेंगी? लिटरेचर, एंशियंट टेक्स्ट, फिलोसॉफी, स्पिरिचुअलिटी, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, योगा, आयुर्वेदा, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट एंड मॉडर्न इनोवेशंस। ये सारी और भी जो चीज़ें हैं और भी जो फील्ड्स हैं उनको कवर किया जाएगा इस संगमम में। नेक्स्ट है यूके पीएम, इन्होंने रिजाइन किया है। यूके प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। 45 डेज ये ऑफिस में रही और शॉर्टेस्ट टेन्योर था इनका और मोस्ट chaotic टेन्योर भी था एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। और इनका रेजिग्नेशन जो है, इसका मेन कारण क्या था कि इनके जो मिनिस्टर्स थे कैबिनेट के, वो इनसे सेटिस्फाइड नहीं थे, वो खुद रिजाइन करने लग गए थे इनके मिनी बजट पॉलिसी के कारण जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इसके अंडर इन्होंने काफ़ी टैक्स जो थे इंट्रोड्यूस किए थे, जिससे यूके की इकोनॉमी को $48 बिलियन का इम्पैक्ट पड़ने वाला था। इनका टेन्योर जो है शॉर्टेस्ट था एज अ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। और इन्होंने रिप्लेस किया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को सितंबर 6 को। ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है सबकी योजना सबका विकास, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो इसने ऑर्गेनाइज किया है 2 डे नेशनल ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑन पीपल्स प्लान कैंपेन 2022 नोन एज सबकी योजना सबका विकास फ्रॉम 19th to 20th अक्टूबर इन न्यू दिल्ली। ऑब्जेक्टिव क्या था इस वर्कशॉप का कि कैपेसिटी बिल्डिंग करना ऑफिशियल्स की, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। इसके अलावा थीमेटिक पंचायती डेवलपमेंट प्लान्स बनाना, डिफरेंट एक्शंस जो है इसमें कंडक्ट करना। इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज कौन सी थी इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। कई बार ना एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि उसमें स्टेटमेंट दी जाती है कि ये सिर्फ एक ही मिनिस्ट्री की स्कीम है। नहीं, इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, तो ये आपने याद रखनी है। देन ये कैंपेन जो है ये रोल आउट की गई थी 2 अक्टूबर 2022 को और ये कंटिन्यू रहेगी 31 जनवरी 2023 तक। कैंपेन जो है इसमें ग्राम सभा, वार्ड सभा, नेबरहुड सभा, महिला सभा, बाल सभा, ब्लॉक सभा, डिस्ट्रिक्ट सभा, ये सभा जो है कंडक्ट की जाएंगी, जो एक कॉम्प्रीहेंसिव प्लान बनाएंगी ताकि विलेज जो है उसको पॉवर्टी से मुक्त किया जा सके। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे और मेन जो प्लानिंग है उसमें असिस्ट करेंगे। देन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है ये लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट
गोल्स का जो एजेंडा है वो भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए लोकलाइज्ड प्लान्स बनाए जाएंगे। 9 ब्रॉड थीम्स के ऊपर बेस्ड होंगे ये, जिनको ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और अदरवाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। और इसमें कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसको, इन गोल्स को अचीव कब तक करना है कंट्रीज ने? 2030 तक। और ये जो पीपल्स प्लान कैंपेन है, इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, इसमें इंश्योर किया जाएगा कि पंचायती डेवलपमेंट प्लान्स जो है कैंपेन मोड में स्टार्ट किए जाएं, और इसमें पार्टिसिपेशन जो है इंश्योर किया जाए, ग्रेटर पार्टिसिपेशन रूरल पीपल का, इसके अलावा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है 4 साल के बाद। और क्या था कि पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व था, स्पेशली द 26/11 अटैक ऑन इंडिया। तो इसके लिए पाकिस्तान जो है एक काइंड ऑफ टेरिटरी जो है प्रोवाइड कर रहा था किसको? टेररिस्ट को। और उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रहा था। इसके लिए FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। बट 4 साल के बाद प्रॉपर मॉनिटरिंग जब की गई, पाकिस्तान देखा गया कि उनके अगेंस्ट एक्शन ले रहा है, तो उनको पाकिस्तान को इस लिस्ट से निकाल दिया गया। पाकिस्तान को ये जो निकाला गया, इसका डिसीजन कंसेंसस से लिया गया। 39 मेंबर्स ने कंसेंसस से ये डिसीजन लिया, इंक्लूडिंग इंडिया। और पाकिस्तान के जो एफर्ट्स थे, जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कम्बैटिंग टेरर फाइनेंसिंग, इसके ऊपर पाकिस्तान ने जो एक्शन लिए उनको रिव्यू किया गया था। इसके अलावा इंडिया के अदर नेबर्स हैं, जैसे म्यांमार है, इनको ग्रे लिस्ट से निकालकर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया, जो कि और सीवियर है, क्योंकि इसकी मिलिट्री ने कूप कर लिया था म्यांमार के ऊपर, और लोगों के ऊपर एट्रोसिटी स्टार्ट कर दी थी। और सैंक्शंस जो थी लगाई गई थी म्यांमार के ऊपर। और जब सैंक्शंस लग जाती हैं तो मेजर जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं या रीजनल बैंक्स हैं, जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, इनसे फिर वो कंट्री लोन्स नहीं ले सकती है। तो पाकिस्तान को भी सिमिलर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कि FATF लिस्ट पे आने के बाद पाकिस्तान ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से लोन नहीं ले पा रहा था, जिसकी वजह से उसकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो थी काफ़ी रुक गई थी। FATF के बारे में पढ़ लेते हैं। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो सेट करती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम्स को रोकने के लिए, ऐसे क्राइम्स जो टेररिज्म को एड करते हैं। इस्टेब्लिश की गई थी जुलाई 1989 में G7 कंट्रीज द्वारा। कहाँ पे? पेरिस में। और इसका मैंडेट क्या है? क्या हुआ था 9/11 अटैक्स के बाद FATF ने अक्टूबर 2001 में अपने मैंडेट को एक्सटेंड कर दिया, और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी अपने मैंडेट में इंक्लूड कर लिया। 2012 में ऐसी फाइनेंसिंग जिससे वेपन्स को प्रोलिफरेट किया जा रहा है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस को, इन ऐसी एक्टिविटीज़ को भी इन्होंने अपनी मैंडेट में ऐड किया। FATF जो है डेवलप करती है FATF रिकमेंडेशंस और FATF स्टैंडर्ड्स, जो इंश्योर करते हैं कि ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या रहेगा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने के लिए, करप्शन और टेररिज्म को रोकने के लिए। सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है इसका? OECD, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस। लिस्ट कौन सी है? FATF के अंडर ग्रे लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है। ग्रे लिस्ट में ऐसी कंट्रीज हैं जो सेफ हेवन प्रोवाइड करती हैं टेरर फाइनेंसिंग के लिए एंड मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और उनको ग्रे लिस्ट में डाला गया। ब्लैक लिस्ट में कौन सी कंट्रीज हैं? इनको नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज कहा जाता है, जो FATF के कहने के बाद भी रिकमेंडेशंस नहीं मानती हैं या एक्शंस नहीं लेती हैं। ऐसी कंट्रीज जो है टेरर फंडिंग को सपोर्ट करती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं। करंटली 3 कंट्रीज हैं, ईरान, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दैट इज नॉर्थ कोरिया, एंड म्यांमार। ये 3 कंट्रीज हैं जिनको ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। रशिया को कंसिडर किया जा रहा था कि रशिया को भी ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, बट FATF कमेटी ने उसको अप्रूवल नहीं दिया और रशिया को इस लिस्ट में नहीं डाला गया। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल सॉलिडेरिटी डे। इंडिया ने ऑब्जर्व किया नेशनल सॉलिडेरिटी डे ऑन 20 अक्टूबर। हर साल ये ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन जो है आर्म्ड फोर्सेस को ऑनर किया जाता है, क्योंकि जो 1962 की वॉर हुई थी इंडिया एंड चाइना में, उसमें इंडिया को डिफीट फेस करना पड़ा था, और काफ़ी जो सोल्जर्स थे उनकी जान चली गई थी। उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को, उनकी कमेमोरेट करने के लिए डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। 1966 को इंडिया जो था, उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, और उन्होंने कमेटी सेटअप की गई थी, खुद भी ये उस कमेटी की मेंबर थी। इन्होंने रिकमेंड किया कि डे जो है नेशनल सॉलिडेरिटी डे के रूप में मनाया जाए। तो 20 अक्टूबर ये डेट जो है डिसाइड की गई। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है उन्होंने अनवील की है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। इसमें स्टूडेंट्स जो हैं जल्दी वो क्रेडिट्स अर्न कर पाएंगे फॉर बोथ क्लासरूम लर्निंग एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। और ये एक यूनिफाइड क्रेडिट सिस्टम होगा, और जिसको डिपॉजिट किया जाएगा क्रेडिट बैंक में, जो एक ऐसा सिस्टम है जो ऑलरेडी हायर एजुकेशन में चल रहा है।
पढ़ लेते हैं डिटेल में। इसको स्टैब्लिश किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी लेड बाय निर्मलजीत सिंह कलसी, जो चेयरपर्सन थे नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के। देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ड्राफ्ट नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क अनवील किया, लॉन्च किया, और इसको जो है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए पब्लिक डोमेन में डाला गया था। उसके बाद जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसका एम क्या है कि जितने भी स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको एक यूनिफाइड क्रेडिट सिस्टम के अंडर लेकर आना। क्लास टेस्ट के अलावा एक्टिविटीज़ हैं जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेशन या स्कूल क्लीनिंग एक्टिविटीज़ होगी, इनके लिए भी क्रेडिट दिए जाएंगे और इसको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में डिपॉजिट किया जाएगा, जैसे कि हायर एजुकेशन में होता है। कोई किसी भी तरह का यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट डिस्टिंक्शन नहीं है करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में और बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक ट्रैक्स। देन फ्रेमवर्क का गोल क्या है कि एक यूनिफाइड क्रेडिट एक्यूमुलेशन जो है उसको सेटअप करना, डेवलप करना, जिसमें बच्चों को क्रेडिट्स दिए जाएं। आधार जो है यूज़ किया जाएगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, और हर एक कैंडिडेट जो है असाइन किया जाएगा और क्रेडिट बैंक में क्रेडिट्स डिपॉजिट किए जाएंगे। और स्कूल लेवल पे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, ये प्रपोज कर रहा है क्रेडिट रेजिम जो 5 लेवल्स पे डिवाइड होंगी, फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 2, फ्रॉम क्लास 3 टू 5th, फ्रॉम क्लास 6 टू 8th, क्लास 9 टू 10th एंड क्लास 11 टू 12th। जो स्टूडेंट क्लास +2 को क्लियर कर जाएगा वो क्रेडिट लेवल 4 के ऊपर होगा, और 8 क्रेडिट उनको मिलेंगे जो डॉक्टरेट डिग्री ऑब्टेन कर रहे हैं। ड्राफ्ट फ्रेमवर्क के अंडर जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो कैरिड ओवर होंगे ग्रेजुएशन लेवल तक, और ऐसा स्टूडेंट जो 40 क्रेडिट्स अर्न कर रहा है, जैसे कि एनुअल नोशनल लर्निंग में, और ड्यूरेशन जो है एटलीस्ट 40 क्रेडिट्स जो है वो फिक्स किया गया है 1200 आवर्स के लिए, कि अगर एक बच्चा 1200 आवर्स क्लासरूम में स्पेंड कर रहा है तो उसको 40 क्रेडिट्स दिए जाएंगे, प्लस अगर वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है बिसाइड्स क्लियरिंग द एग्जाम। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट इंग्लिश मीडियम जनरल डिग्री कॉलेज जो है सेटअप किया गया है त्रिपुरा में। त्रिपुरा स्टेट का ये फर्स्ट कॉलेज है ऐसा। चीफ मिनिस्टर हैं त्रिपुरा के डॉक्टर मनिक साहा अलॉन्ग विद एजुकेशन मिनिस्टर रतन लाल। इस इंग्लिश जनरल डिग्री कॉलेज को इनोग्रेट किया गया, जिसकी कैपेसिटी जो है 100 के अराउंड है। स्टेट गवर्नमेंट का एम क्या है कि स्टेट को एक एजुकेशनल हब के फॉर्म में डेवलप करना, और इसीलिए ये फर्स्ट इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज जो है इनोग्रेट किया गया है। इसके अलावा और भी जो स्कूल्स हैं वहाँ पे या रेवेन्यू ब्लॉक्स हैं वहाँ पे भी उन स्कूल्स को कन्वर्ट किया गया इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, और इसके अलावा मॉडर्न एजुकेशन टूल्स जो हैं स्कूल्स को प्रोवाइड किए गए हैं। एग्जैक्ट सिलेबस जो है सीबीएसई का वो इंट्रोड्यूस किया गया स्कूल सिस्टम में। इसके अलावा ट्रेंड टीचर्स जो हैं और ट्रेनिंग जो है फर्दर दी गई है 40,000 एग्जिस्टिंग टीचर्स को। गवर्नमेंट जो है सेवरल प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कर रही है ताकि स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स जो है त्रिपुरा स्टेट का उसको कम किया जा सके, और इसके अलावा न्यू इनिशिएटिव्स जो हैं त्रिपुरा में लॉन्च किए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिशन डेफ स्पेस और मिशन डिफेंस स्पेस। इसको इनोग्रेट किया गांधीनगर में, दैट इज़ इन गुजरात, बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रोजेक्ट का गोल क्या है कि कटिंग एज डिफेंस फोर्सेस जो हैं क्रिएट करना स्पेस इंडस्ट्री में। 75 स्पेस इंडस्ट्री चैलेंजेस जो है आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। इसमें प्राइवेट कंपनीज जो है पार्टिसिपेट करेंगी अंडर मिशन डिफेंस स्पेस, और इसमें क्या होगा कि इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स जो हैं और स्पेस प्रोग्राम जो है वो कटिंग एज सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड करेंगे डिफेंस फोर्सेस के लिए। ये जो डेफ स्पेस है इसमें एफर्ट्स जो है लिए जाएंगे ताकि इंडिया की प्रिपरेशन जो है और पोजीशन जो है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके फॉर पोटेंशियल फ्यूचर स्पेस अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंडिया एंड फ्रांस जो है री इलेक्ट हुए हैं एज द प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर द टर्म ऑफ 2 ईयर्स, और ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी द थर्ड असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें 34 आईएसए मेंबर्स ने अटेंड किया और 53 मेंबर कंट्रीज जो थी और 5 सिग्नेटरी एंड प्रोस्पेक्टिव कंट्री मेंबर्स ने इस असेंबली में पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा 4 न्यू वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी चूज किए गए हैं यहाँ पे। कौन कौन से हैं? फिजी एंड नोरा फॉर एशिया पैसिफिक रीजन, मॉरिशियस एंड नाइजर फॉर अफ्रीकन रीजन, यूके एंड नीदरलैंड्स फॉर यूरोपियन रीजन, देन क्यूबा एंड गुआना फॉर लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन रीजन। तो ये नाम आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये फ्रेमवर्क में सोलर अवार्ड्स जो थे कन्फर किए गए कंट्रीज के ऊपर, और जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं जो सोलर एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये कुछ एमसीक्यूज हैं लास्ट सेशन के, इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।